हेलो बच्चों, अ ग्रेट इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रिक्शन लेक्चर नंबर 6। इसके पहले हमारे फ्रिक्शन के 5 लेक्चर हो चुके हैं। उसमें हमने फ्रिक्शन सीखा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन सीखा, बहुत सारा डिस्कशन किया और मोर इम्पोर्टेंटली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर की भी शुरुआत हम कुछ ज़बरदस्त एमसीक्यू के साथ या फिर कुछ क्वेश्चन के साथ करेंगे। और बच्चों याद रखो, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहूँगा, फ्रिक्शन इज अ थियोरेटिकल चैप्टर। इस वजह से इसमें जो लेक्चर का टाइम है वो हमने रिड्यूस किया है 30 to 35 मिनट्स मोस्ट। उसके बाद हमने स्टॉप कर दिया है लेक्चर को। यही रीजन है, बिकॉज एट अ टाइम ज्यादा थ्योरी हम दिमाग में नहीं बिठा सकते, ठीक है ना। तो एक ही लेक्चर को बार बार देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो दिस इज द लेक्चर नंबर 6 ऑफ फ्रिक्शन। और इस लेक्चर हमने बेसिकली डेडिकेट किया है ये लेक्चर हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस करें, ठीक है, वो देखेंगे। पहले आपका टर्न, हमारे ट्रेडिशन को फॉलो कीजिए और ये कुछ बढ़िया से क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हो गया? हो गया, चलो ठीक है। ये ट्रू फॉल्स है और ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके बच्चों, चलो ठीक है। क्या कह रहा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अनदर नेम ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फॉल्स है बच्चों, 100% फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज देर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और सबसे कम कौन सा होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। तो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन एक ही हो, नहीं। तो रुके हुए मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, और मोशन स्टार्ट हो गई तो उसको क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये दोनों एक ही चीज है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों अलग अलग है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ट्रू, ये ट्रू है बच्चों। TRUE। अब कैसे ट्रू है देख लो। मैं क्या करता हूं, यहां पर स्पेस क्रिएट करता हूं ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व कर दूंगा जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। देख लो बच्चों, किधर गया किधर गया किधर गया। हाँ, किधर गया? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन किधर गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या? देख लो बच्चों, एक मिनट देख लो। हाँ, यहाँ पर द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ रहे हो इसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहां से हमें डेफिनेशन समझ में आ रही है लिमिटिंग फ्रिक्शन की। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब क्या? मैक्सिमम फ्रिक्शन। और मैक्सिमम कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में है, वो मूव नहीं हो रहा, तो कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक चीज याद रखो बच्चों, इमेजिन करो ये सरफेस है, इस सरफेस के कांटेक्ट में दूसरा सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलॉक है। अभी ये मूव हो रहा है क्या? नहीं। तो इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट होते हैं? एक फोर्स एक्ट होता है उसका वेट mg। तो जब दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं तो वहां पर दो फोर्स होते हैं, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और अगर आप इधर मूव कराने की कोशिश करोगे, फोर्स की डायरेक्शन है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, इसे कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। क्या कहते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन। अब ये जो फोर्स होता है ना बच्चों, ये जो फोर्स होता है इस वेट पे डिपेंड करता है, और जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दे फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। जितना आपकी एक्शन होगी उतना रिएक्शन होगा। अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन। तो अब सपोज 10 के बजाय ये 100 न्यूटन है तो ये भी क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन। तो क्या फर्क होगा अगर नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन है और 100 न्यूटन है? अगर नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन है बच्चों, तो लॉकिंग ऐसे होगी, ये आपकी वैली है और ये क्रेस्ट है, ऐसी लॉकिंग होगी। अगर 100 न्यूटन होगा तो ऐसी लॉकिंग होगी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? 10 न्यूटन वाले की लॉकिंग ऐसे होगी, मतलब मूवेबल लॉकिंग है, और 100 न्यूटन वाले की पैक्ड लॉकिंग है, ठीक है ना। तो जितना आपका वेट ज्यादा होगा उतनी नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी, और जितनी नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। 101% ट्रू है बच्चों, ठीक है। अब तीसरा, एयर रेजिस्टेंस इज आल्सो फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। ट्रू। विस्कस फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं उसको, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, ठीक है। द कॉमन नेम ऑफ गैस एंड लिक्विड इज फ्लूइड। ट्रू, वो 101% करेक्ट है बच्चों। TRUE ट्रू, बिकॉज जो फ्लो हो सकते हैं उनको हम फ्लूइड कहते हैं। तो लिक्विड और गैस दोनों फ्लो हो सकते हैं तो उनको क्या कहेंगे? हम फ्लूइड कहेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये फॉल्स है बच्चों। सबसे कम अगर कोई फ्रिक्शन होता है तो वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज सबसे कम, ठीक है ना। तो सबसे कम कौन सा फ्रिक्शन होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये फॉल्स है बच्चों। तो रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा किसी से भी नहीं हो सकता, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों आ जाते हैं हम 6 पे। फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस कैन बी इंक्रीज बाय पॉलिशिंग टू सरफेस। ये तो फॉल्स हो गया ना बच्चों। देख लो बच्चों क्या होता है, अच्छे से देख लो।
अगर सरफेस आपका स्मूथ है, सपोज रफ ले लेंगे, रफ ROUGH रफ, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है। फ्रिक्शन कैसे होता है? मैक्स होता है, मैक्सिमम होता है। और अगर आपका सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है, तो फ्रिक्शन कैसे होता है? फ्रिक्शन इज मिनिमम, फ्रिक्शन इज मिनिमम। ओके, फ्रिक्शन जीरो करना तो पॉसिबल नहीं है, देखेंगे हम आज के लेक्चर में, लेकिन स्मूथ सरफेस से फ्रिक्शन कैसे होता है? मिनिमम होता है। तो पॉलिश करना मतलब सरफेस को स्मूथ बनाना, और सरफेस को अगर स्मूथ बनाओगे तो फ्रिक्शन मिनिमम हो जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है? फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस कैन बी इंक्रीज बाय पॉलिशिंग द टू सरफेस। तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, अगर दो सरफेस को आप पॉलिश करोगे तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो द गिवन आंसर इज रॉन्ग। ओके, टायर्स हैव ट्रेड्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, यस इट इज ट्रू। ट्रू। जो टायर्स होते हैं ना बच्चों, टायर्स क्या होते हैं? रफ होते हैं, उसमें ट्रेड्स होते हैं, मतलब मार्किंग होती है, या आपका जो सोल होता है, शूज का सोल नीचे का पार्ट, उसमें ग्रिप होती है, किस वजह से? टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। तो ये ट्रू है बच्चों। द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, 100% ट्रू। तो फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? मोशन के हमेशा अपोज में होता है, ठीक है। पाउडर स्प्रिंकल ऑन कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये भी ट्रू है बच्चों। तो जब हम कैरम बोर्ड पे पाउडर स्प्रिंकल करते हैं तो वो वैलीज और हिल्स में जाके बैठ जाता है बच्चों, और इससे क्या हो जाता है? फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है। तो ये 100% करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रू एंड फॉल्स थे बच्चों, इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा? कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है, लेकिन बार बार क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सॉल्व करने से क्या हो जाएगा? आपको फील आ जाएगा और कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब आप कहोगे सर कैसे? तो उसका रीजन ये है बच्चों, जब एक सरफेस और दूसरा सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, तो हमने अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन कितना हुआ? 5 न्यूटन का हुआ। हमने फोर्स बढ़ा दिया, 10 न्यूटन का किया, तो अब फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अगर एक लिमिट को क्रॉस कर गया, मूव हो जाएगा वो, लेकिन मूव होने से पहले सेल्फ एडजस्ट वो कर सकता है। तो फ्रिक्शन क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर एंड मास ऑफ सरफेस, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर एंड मास ऑफ सरफेस। अब ये मास कहां से आया सर? अभी हमने देखा था बच्चों, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में होता है तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है mg, और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड। हम इसको इधर मूव कराने की कोशिश करते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन आ जाएगा। अब जितना उसका मास ज्यादा होगा उतना उसका वेट ज्यादा होगा, जितना वेट ज्यादा होगा उतनी नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी, जितनी नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी उतना फ्रिक्शन कैसे होगा? ज्यादा होगा। इसीलिए तो हम जो हेवी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको पुश कर सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज सरफेस ऑफ अर्थ में और हेवी ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन कैसे होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन बच्चों, ग्रेटर देन सबसे ज्यादा कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद थोड़ा कम होता है स्टैटिक, और सबसे कम क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैसे होगा? ज्यादा होगा, ग्रेटर देन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एक चीज याद रखो बच्चों, इंडिपेंडेंट, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है मतलब बॉडी रुकी हुई है ना, तो कितना भी एरिया कांटेक्ट में रहने दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे इंडिपेंडेंट होता है। फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वियर ऑफ मशीन पार्ट। वियर मतलब खराब हो जाना, ब्रेक हो जाना, टूट जाना। वेयर्स मतलब टूट जाना, वियर एंड टियर फ्रेज होती है ना अंग्रेजी में, तो वियर मशीन के पार्ट जो है वो वियर आउट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, हमने अच्छे से डिस्कस किया है बच्चों लास्ट लेक्चर में। नेसेसरी एविल, जरूरत भी होती है कई बार, इसलिए उसको नेसेसरी कहा गया है। और ये दुश्मन भी होता है, कई बार उससे नुकसान भी हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहा गया? इविल। इविल मतलब शत्रु, दुश्मन, ओके, ठीक है। डैश रिएक्शन इज फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर सरफेस क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओके। और फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना फ्लूइड फ्रिक्शन कैसे होता है? ज्यादा होता है। उसके बाद नेचर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का नेचर, और उसके बाद नेचर ऑफ सरफेस, ठीक है ना, नेचर ऑफ सरफेस, या साइज, शेप एंड साइज ऑफ सरफेस भी आप कह सकते हो। तो इन सब पे क्या डिपेंड है बच्चों? फ्लूइड फ्रिक्शन आपका डिपेंड है, ठीक है। जब आप लिक्विड या एयर में मूव करने की कोशिश करते हो तो उस पे भी एक तरह का फ्रिक्शन ऐड होता है, उसको क्या कहा जाता है? फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है? फ्लूइड फ्रिक्शन। और टिपिकली जब हम लिक्विड ले लेते हैं तो उसको कहते हैं विस्कस फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? विस्कस फ्रिक्शन, या कॉमनली इसको ड्रैग फोर्स भी कहते हैं बच्चों।
फ्लूइड में जो कुछ भी फ्रिक्शन आता है उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं, और बेसिकली जब एयर में कुछ फ्रिक्शन आता है तो उसको एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर रेजिस्टेंस। ठीक है ना, जब एरोप्लेन मूव होता है तो एयर उसके मोशन को अपोज करता है, उसको क्या कहते हैं? एयर रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? एयर रेजिस्टेंस। तो आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों? आज हमें पढ़ना है मेथड्स फॉर रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो हेडिंग लगाओ, रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो इसकी शुरुआत करेंगे, हमें फ्रिक्शन को कम करना है। तो इसकी हम शुरुआत करेंगे बच्चों, देख लो, जितना आपका सरफेस रफ होगा, ROUGH, रफ होगा, उतना आपका फ्रिक्शन कैसा होगा? फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। जितना ज्यादा रफ होगा सरफेस उतना फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, और जितना आपका सरफेस स्मूथ होगा, स्मूथ, ओके, एकदम प्लेन नॉर्मल स्मूथ होगा, जितना आपका सरफेस स्मूथ होगा उतना आपका फ्रिक्शन कैसे होगा? कम होगा। फ्रिक्शन कैसे होगा? कम होगा। तो हमें क्या करना है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो सरफेस को स्मूथ बनाना पड़ेगा, पॉलिश बनाना पड़ेगा, चकचकित बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपका फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यहां पर सवाल ये आता है, कैन वी मेक फ्रिक्शन टू जीरो? कैन वी मेक फ्रिक्शन जीरो? फ्रिक्शन हम जीरो कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है नो। हम फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते। हाँ, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जीरो कर सकते हैं क्या? नहीं, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन वहां डेफिनेटली होगा। यही रीजन है जब हमने साइकिल को पैडलिंग करना रोक दिया, पैडल नहीं कर रहे अभी हम साइकिल को, ये सरफेस है बच्चों, ये सरफेस है, इस सरफेस पे ये साइकिल है कुछ इस तरह की, ये साइकिल सरफेस पे मूव हो रही है, हमने पैडलिंग बंद कर दी तो कुछ देर बाद साइकिल रुक जाएगी। इसका रीजन क्या होता है? इसके जो ग्रूव्स होते हैं, मतलब जो खोचे, जो कांचे बचे हुए होते हैं, मतलब जो टायर होता है वो रफ होता है, और जो डांबर का रोड होता है वो भी रफ होता है। तो ये दो सरफेस में क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन, दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन, साइकिल स्टार्ट आफ्टर सम टाइम इफ यू स्टॉप पैडलिंग। अगर आपने पैडलिंग करना रुका दिया तो साइकिल ऑटोमेटिक कुछ देर बाद रुक जाएगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर आपको साइकिल को कंटिन्यूअसली मोशन में रखना है तो कंटिन्यूअसली पैडलिंग करते रहना होगा। पैडलिंग करते होना होगा इन द सेंस आपको कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करना होगा, और वो अप्लाई किया हुआ फोर्स क्या करेगा? फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करेगा। जब तक आपने अप्लाई किया हुआ फोर्स फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करता रहेगा तब तक आपकी मोशन कंटिन्यू रहेगी। जैसे ही आपने पैडलिंग स्टॉप कर दी, आप फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आपकी मोशन स्टॉप हो जाएगी, और आप फ्रिक्शन को जीरो नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक फ्रिक्शन जीरो। फ्रिक्शन को जीरो बनाना पॉसिबल नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स को जीरो बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो पहली मेथड है नंबर 1, लुब्रिकेंट रिड्यूस फ्रिक्शन इन मशीन। नंबर 1, फर्स्ट मेथड लिखो, नंबर 1, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट रिड्यूस, लुब्रिकेंट रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इन मशीन, इन मशीन। समझ रहे हो? अभी तो बताया ही नहीं ना सर, सिर्फ लिखा है आपने। लुब्रिकेंट रिड्यूसेस फ्रिक्शन इन मशीन। तो मशीन में का जो फ्रिक्शन है लुब्रिकेंट कम कर देता है। अब कैसे कम करता है वो पढ़ने से पहले मैं लुब्रिकेंट को डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ लुब्रिकेंट। ओके, डेफिनेशन ऑफ लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट किसे कहते हैं बच्चों? अ फ्लूइड यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज लुब्रिकेंट। अ फ्लूइड, फ्लूइड मतलब जो फ्लो हो सकता है, बेसिकली लिक्विड होता है। अ फ्लूइड यूज्ड टू रिड्यूस, used to reduce friction, a fluid used to reduce friction, friction is called, is called, is called lubricant। उसको क्या कहा जाता है? लुब्रिकेंट। ओके, अब लुब्रिकेंट कौन से होते हैं बच्चों? फॉर एग्जांपल ऑयल, ऑयल इज अ बेस्ट लुब्रिकेंट। उसके बाद ग्रीस, ग्रीस हम कई बार मशीन पार्ट पे ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस लगाने से क्या होता है? फ्रिक्शन कम हो जाता है। या साइकिल की हम सर्विसिंग करते हैं या टू व्हीलर की सर्विसिंग करते हैं तो ग्रीस लगा देते हैं। तो ऑयल, ग्रीस, ये सारे क्या होते हैं? लुब्रिकेंट होते हैं। क्या होते हैं? लुब्रिकेंट होते हैं। अब लुब्रिकेंट की वजह से फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस होता है? सपोज इमेजिन करो, इमेजिन करो ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस उसके कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, अब ये रिलेटिव मोशन में है बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों? इसको अगर आप जूम करोगे तो इंटरलॉकिंग दिखेगी ऐसी। आपने, आपको याद है ना, ये इंटरलॉकिंग होती है ऐसी, ऐसी इंटरलॉकिंग होती है। ठीक है, ये पहले सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है। अब इसके बीच में अगर आपने लुब्रिकेंट ऐड कर दिया, इसके बीच में अगर आपने लुब्रिकेंट ऐड कर दिया, ये कुछ इस तरह से, ये ऑयल है बच्चों, ये लुब्रिकेंट है। तो अगर आप देखो, इमेजिन करो ये सरफेस एक दूसरे पे मूव हो रही है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये सरफेस, ये सरफेस, ये एक सरफेस नंबर, ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2, 1 2 1 2, ये विदाउट लुब्रिकेंट है, ये विथ लुब्रिकेंट है, ये इधर मूव हो रहा है, ये इधर मूव हो रहा है। तो ये जो लुब्रिकेंट है ये है ऑयल, ऑयल या ग्रीस है बच्चों।
ऑयल या ग्रीस है, तो ऑयल और ग्रीस की वजह से क्या हो जाएगा, उतनी जो पैकिंग है, हील्स, ये देखो बच्चों, ये है वैली, ये है हील्स, और हील्स और वैली की पैकिंग उतनी हो सकती है क्या, नहीं, बिकॉज ऑफ लुब्रिकंट हील्स एंड वैलीज की इंटरलॉकिंग उतनी पैकिंग से उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। और दूसरी चीज होगी बच्चों, ऑयल क्या कर लेगा, ऑयल यहां पर जो हमने डाला है उसके दो पर्पज है, इट रिड्यूस इंटरलॉकिंग, रिड्यूस इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग बिटवीन hills and valleys, hills and valleys of two surface, to valleys of two surface, दो जो सरफेस होते हैं वो दो सरफेस के हिल्स और वैलीज के बीच की जो लॉकिंग होती है उसको रिड्यूस करता है। और सेकंड वन हमने देखा था, फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारी हीट जनरेट होती है, तो ऑयल क्या करता है, ऑयल एब्सॉर्ब्स हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड। इससे क्या होगा सर, अगर ऑयल हीट जनरेटेड एब्सॉर्ब कर लेगा तो वियर कम होगा मशीन पार्ट का, वियर एंड टीयर ऑफ मशीन पार्ट, मतलब मशीन पार्ट गर्म होके जो ब्रेक हो रहे थे वो अब होंगे क्या, नहीं, वियर एंड टीयर ऑफ मशीन पार्ट रिड्यूसेस, जो मशीन पार्ट के वियर एंड टीयर होने वाला था वो अब क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब दो सरफेस अगर एक दूसरे पे मूव करते हैं विदाउट फ्रिक्शन तो ये सिचुएशन आएगी, इसमें इंटरलॉकिंग कैसी होती है, स्ट्रांग होती है। अगर दोनों सरफेस के बीच में अगर आपने ऑयल या ग्रीस डाल दिया जिसको हम लुब्रिकेंट कह रहे हैं, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाएगा और वो ऊपर से मूव होंगे, इस वजह से क्या हो जाएगा, जो इंटरलॉकिंग है किसमें की, हिल्स एंड वैलीज में की, वो रिड्यूस हो जाएगी, उस वजह से क्या हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या होगी, ऑयल क्या करेगा, हीट जो जनरेट हो रही है उसको क्या करेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा, और उसको एब्सॉर्ब करने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, जो वियर एंड टीयर हो रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा, वो जो वियर एंड टीयर हो रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें होती है बच्चों। तो व्हेन ऑयल इज इंट्रोड्यूस, व्हेन ऑयल इज इंट्रोड्यूस, ऑयल या लुब्रिकेंट इंट्रोड्यूस बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, sliding over one another, sliding over one another, then फिर क्या होता है बच्चों, then sliding over one another, then moving surface do not directly rub against each other, then moving surface लिखते जाओ बच्चों, moving surface directly do not rub each other, directly do not rub each other, due to which friction reduces, due to which friction reduces, इस वजह से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपने ऑयल या ग्रीस या लुब्रिकेंट इंट्रोड्यूस कर दिया तो जो मूविंग पार्ट है डायरेक्टली एक दूसरे पे रब होंगे क्या, नहीं, उनके बीच में ऑयल आ गया ना बच्चों, तो उस ऑयल के वजह से ये एक दूसरे से डायरेक्टली रब नहीं होंगे, और डायरेक्टली रब नहीं होने के कारण उसका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और दूसरा एक पॉजिटिव ये है, जो हीट जनरेट होती है वो हीट को ऑयल क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, इस वजह से आपकी मशीन कम गर्म होगी, और कम गर्म होने से क्या होगा बच्चों, उसका वियर एंड टियर नहीं होगा, बिकॉज मशीन पार्ट अगर गर्म हो जाते हैं तो गर्म होने के बाद वो स्मूथ बन जाते हैं और वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा होगा क्या, नहीं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, लुब्रिकेंट के वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। लुब्रिकेंट किसको कहते हैं, ऑयल और ग्रीस विच इज इंट्रोड्यूस बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट और स्लाइडिंग ओवर वन अनदर, उस वजह से क्या होता है, जो दो सरफेस डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आने के बाद रिलेटिव मोशन कर रहे थे वो अब एक दूसरे पर डायरेक्टली रब होंगे क्या, नहीं, इस वजह से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो बच्चों, नोट, पाउडर्ड ग्राफाइट इज आल्सो यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन मशीन, लिखो बच्चों, नोट लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाउडर ग्राफाइट मतलब कार्बन का एक एलोट्रोप है बच्चों, पाउडर ग्राफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन मशीन। अब इसका यूज करने के दो फायदे होते हैं बच्चों। पहला फायदा क्या होता है, मशीन वेयर टेम्परेचर इज हाई, तो इसका यूज एज ए लुब्रिकेंट कहां होता है, ऐसे मशीन में होता है जहां टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ओके, एट हाई टेम्परेचर लिक्विड लुब्रिकेंट लाइक ऑयल में बर्न आउट, इसको क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इफ ऑयल इज used at high temperature,
ऑयल इज यूज एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, इट में बर्न आउट, वो जल जा सकता है, जल सकता है, इट में बर्न आउट, आग लग सकती है, बर्न आउट मतलब अगर हाई टेम्परेचर में अगर आपने ऑयल का यूज किया इंस्टेड ऑफ ग्राफाइट पाउडर तो वो जल सकता है। और अब उसके उस वजह से क्या होगा, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, इट विल इंक्रीज द फ्रिक्शन, इट विल इंक्रीज द फ्रिक्शन, मतलब कम करने के बजाय इन फ्रिक्शन को क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा। समझ रहे हो, अगर आपने ऑयल यूज किया पाउडर ग्राफाइट के बजाय आपने ऑयल यूज किया तो क्या हो सकता है बच्चों, क्या हो जाएगा कि फ्रिक्शन कम होने के बजाय बढ़ जाएगा। जिस भी मशीन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है वहां पर पाउडर ग्राफाइट क्या करते हैं, लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। इसका रीजन ये होता है अगर आपने ऑयल यूज किया तो वो जल सकता है और जलने की वजह से टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा और इस वजह से आपके पार्ट स्मूथ हो जाएंगे और वियर एंड टियर हो सकता है या फिर पूरी मशीन बर्न आउट हो सकती है। तो इसको रिड्यूस, इसको अवॉइड करने के लिए क्या यूज किया जाता है, पाउडर्ड ग्राफाइट। ठीक है, अब सेकंड वन आ जाता है बॉल बेयरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन। लिखो नंबर 2, बॉल बेयरिंग, बॉल बियरिंग, बियरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, ये साइकिल में वगैरह यूज होते हैं बच्चों, रिड्यूस फ्रिक्शन। या फिर क्या होता है बच्चों, आपके जो लगेज होता है, लगेज को जो व्हील्स अटैच होते हैं वो बॉल बेयरिंग होते हैं। बेसिकली बॉल बेयरिंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों, देख लो, एक मेटेलिक सरफेस होता है ऐसे, साइड व्यू बता रहा हूं मैं उसका, और दूसरा मेटेलिक सरफेस होता है ऐसे, और इसके बीच में, ये दोनों के बीच में ऐसे बॉल्स होते हैं बच्चों, ये ऐसे बॉल्स होते हैं, ऐसे बॉल्स होते हैं, और इनके बीच में ग्रीस भरा हुआ होता है। ग्रीस मतलब लुब्रिकेंट, जिस वजह से मोशन स्मूथ हो जाती है, मोशन क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। अब ये चाक अगर रोल करेगा इस तरह से, इस तरह से ये घूमेगा तो ये रोलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोलिंग हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, बॉल बेयरिंग। तो बॉल बेयरिंग की वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो बॉल बेयरिंग इज अ डिवाइस which contain many balls that reduces friction. Okay, ball bearing, ball bearing, ball bearing is device, device which contain, which contain, which contain many balls, many balls, छर्रे कहते हैं उसको हम, पैर से गोल गोल होते हैं ना बच्चों। ball bearing is a device which contain many balls, balls which reduce friction, which reduce friction, which reduce friction। अब सवाल ये आता है कैसे, हाउ, कैसे ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो बॉल बेयरिंग बिठाने से क्या हो जाता है, बॉल बेयरिंग अगर आपने बिठा दिया तो स्लाइडिंग मोशन, स्लाइडिंग मोशन, स्लाइडिंग मोशन इज कन्वर्टेड इनटू, स्लाइडिंग मोशन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग मोशन, स्लाइडिंग मोशन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग मोशन। अब इमेजिन करो आपका लगेज है, आपका लगेज था, ये सरफेस है, ये लगेज है, इस लगेज को आप क्या कर रहे हो, इस तरह से पुश कर रहे हो। तो यहां पर कौन सी मोशन हुई, स्लाइडिंग मोशन। स्लाइडिंग मोशन मतलब कौन सा फ्रिक्शन आएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा। लेकिन उसके बजाय आपने क्या किया, इस लगेज को बेयरिंग बिठा दिए, इस तरह के बॉल बेयरिंग बिठा दिए। अब क्या कर रहे हो आप, इस लगेज को पुश कर रहे हो, तो यहां पर कौन सी मोशन हो रही है, रोलिंग मोशन हो रही है। ठीक है ना, ये बॉल बेयरिंग इस तरह के बॉल्स होते हैं, यहाँ पर इस तरह का ये वेल्स होते हैं, बहुत सारे बॉल्स होते हैं जो रोलिंग मोशन परफॉर्म करवाते हैं और इस वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन हुआ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। अब एक डिजिट याद रखो बच्चों, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज 100 टाइम लेस देन, इज 1/100 टाइम्स लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, एक रफ आइडिया बता रहा हूं मैं आपको, एक अप्रोक्सीमेट डिजिट है बच्चों कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से 100 टाइम्स कम होता है। मतलब इस तरह की मोशन, इस तरह के मोशन से 100 टाइम हार्ड होती है। इसको पुश करना, ऐसे पुश करने से 100 टाइम्स हार्ड होता है। तो नॉर्मली हम छोटे से व्हीकल या छोटे से व्हील्स बिठाकर किसी भी हेवी ऑब्जेक्ट को या किसी भी हेवी लोड को आराम से पुल या पुश कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर क्या हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। तो बॉल बेयरिंग कैसे फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, बॉल बेयरिंग की वजह से क्या हो जाता है, स्लाइडिंग मोशन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग मोशन, स्लाइडिंग मोशन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग मोशन। तो फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। और हमें पता है जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है 1/100 टाइम्स, 1/100 टाइम्स लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इस तरह से बहुत सारा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग तरह के मशीन होते हैं बच्चों, उस मशीन में क्या होता है, सपोज ये मशीन है, ये मशीन है। अब यहां पर आपने क्या किया, कुछ इस तरह का रॉड बिठा दिया,
कुछ इस तरह का रॉड बिठा दिया, ठीक है। अब ये रॉड बिठा दिया तो यहाँ पर कौन सी मोशन हो रही है, स्लाइडिंग मोशन। लेकिन अगर सपोज आपने यहाँ पर बेरिंग बिठा दिए, कुछ इस तरह के बेरिंग बिठा दिए, तो बेरिंग बिठाने से अब कौन सी मोशन हो जाएगी, रोलिंग मोशन। और सेम लॉजिक, स्लाइडिंग मोशन से रोलिंग मोशन में जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, और कितना कम होता है, 100 टाइम्स कम हो जाता है। तो इस तरह से बॉल बेरिंग यूज करने से स्लाइडिंग मोशन क्या हो जाएगी, रोलिंग मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमें पता है रोलिंग मोशन में क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है। तो रोलिंग मोशन कन्वर्ट होने से क्या हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, और इस तरह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो बॉल बेरिंग यूज होने से स्लाइडिंग मोशन जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, रोलिंग मोशन में हो गई, ठीक है। अब उसके बाद एयर कुशन रिड्यूसेस फ्रिक्शन, थर्ड मेथड वेरी इंटरेस्टिंग। एयर कुशन रिड्यूसेस फ्रिक्शन, समझ रहे हो, एयर कुशन रिड्यूसेस फ्रिक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मेथड है बच्चों ये, रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ठीक है। अब इसमें देखो क्या लिखना है बच्चों, सेपरेट द टू सरफेस विथ कुशन ऑफ एयर, सेपरेट द टू सरफेस विथ कुशन मतलब क्या बच्चों, कुशन एंड कर्टन्स होते हैं ना, कुशन मतलब जो बिछाया जाता है, सरफेस लेयर, सेपरेट टू सरफेस विथ कुशन ऑफ एयर, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कम करवाने के लिए हम क्या करते हैं, दो सरफेस को कुशन ऑफ एयर मतलब लेयर ऑफ एयर से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हाउ क्राफ्ट फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, हाउ क्राफ्ट इसके वर्किंग बताऊंगा मैं आपको, हाउ क्राफ्ट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब ये क्या बोला होती है, सरफेस ऑफ वाटर। देख लो बच्चों, ये एक ऐसा डिवाइस होता है, इमेजिन करो दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर, ओके, ये सरफेस ऑफ वाटर है। अब इस पे क्या है, एक बोट थी बच्चों, इस तरह की ये बोट थी। अब बोट ऐसी अंदर सिंक हो जाएगी इस तरह से। अगर ये हाउ क्राफ्ट डिवाइस होगा, हाउ क्राफ्ट, ये बोट होती है, ये क्या होती है, बोट होती है। अब बोट और हाउ क्राफ्ट डिवाइस में या उसको कहते हैं एसीवी, एयर कुशन व्हीकल। एसीवी मतलब क्या, एयर कुशन व्हीकल। तो ये व्हीकल क्या करता है बच्चों, इसमें यहाँ पर कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है, यहाँ पर स्मॉल ऐसे होल्स होते हैं, इन होल में से क्या होती है, बहुत हाई स्पीड से एयर रिलीज होती है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर एयर रिलीज होती है, तो ऑटोमेटिकली ये जो व्हीकल है या ये भी जो कोई बोट है वो ऊपर पुश हो जाएगी। और अगर ये हाउक्राफ्ट बोट है तो ये कुछ इस तरह से ऊपर आ जाएगी, तो अब क्या हो जाएगा, वाटर सरफेस में और सरफेस ऑफ बोट में कुछ इस तरह का एयर का एक लेयर आ जाएगा, जो लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा और फ्रिक्शन रिड्यूस कर देगा। हाई स्पीड से एयर इजेक्ट करता है, इस वजह से क्या हो जाएगा, नीचे फोर्स डालेगा ये और ये ऊपर चला जाएगा। तो बोट के सरफेस में मतलब वो व्हीकल के सरफेस में और एयर के सरफेस में, सॉरी वाटर के सरफेस के बीच में एयर का एक लेयर क्रिएट हो जाएगा, जिस वजह से अब क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा। समझ रहे हो आप? तो इस तरह से क्या होता है, फ्रिक्शन को कम किया जाता है। तो अब देख लो बच्चों, अब क्या होता है, ऑल ओके, तो ये जो ट्रांसपोर्ट, इट इज एबिलिटी टू ट्रैवल इक्वली ओवर, ये जो एसीवी होते हैं, एसीवी में एक एबिलिटी होती है, इट एबिलिटी टू ट्रैवल, एसीवी मतलब एयर कुशन व्हीकल, इस तरह का कुशन क्रिएट हो जाता है सरफेस ऑफ व्हीकल और सरफेस ऑफ अर्थ या किसी भी सरफेस में। एबिलिटी टू ट्रैवल विथ इक्वल फ्रिक्शन along ice, water और ग्राउंड। बिकॉज बच्चों देख लो, यहां पर सरफेस से कांटेक्ट ही नहीं होगा ना, एक सरफेस और दूसरे सरफेस के बीच में क्या होगी, एयर होगी। तो वो दूसरा सरफेस या तो आइस रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राउंड रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरे सरफेस से लेना देना ही नहीं ना हमें, सपोज आइस है या वाटर है या फिर ग्राउंड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एसीवी जो चढ़ रहा है हमारा, पहले क्या था, आइस, उसके बाद क्या था, वाटर, और उसके बाद क्या था, ग्राउंड, ठीक है। तो तीनों दफा क्या है बच्चों, उसके बीच में व्हीकल के बीच में और दूसरे सरफेस के बीच में क्या है, एयर है। तो इस सरफेस से इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो तीनों दफा फ्रिक्शन कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। ये इसका एक इंपॉर्टेंस है। तो एयर कुशन रिड्यूसेस फ्रिक्शन, एयर कुशन मतलब क्या बच्चों, दो सरफेस के बीच में एयर का एक लेयर वो लोग क्रिएट करते हैं, जिसको कुशन कहा जाता है, एयर कुशन,
ठीक है ना। तो इस तरह से एयर कुशन क्रिएट करके वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से बोट्स वगैरह होते हैं, उसको एसीवी कहते हैं, एयर कुशन व्हीकल। इससे क्या किया जाता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है बच्चों, ओके, बार बार रिवाइज कर रहा हूं मैं, पूरा चैप्टर क्या है, थ्योरेटिकल है। क्या है, थ्योरेटिकल है। उसके बाद है बच्चों मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन, नंबर 4। मैग्नेटिकली 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 लेविएटेड लेविएटेड ट्रेन, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बच्चों। मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन, मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन, मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन। ओके, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होते, इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब बच्चों क्या होता है, करंट फ्लो करके मैग्नेट क्रिएट किए जाते हैं। इसका कंसेप्ट हम आगे सीखेंगे, आपको 7th में हो चुका है। इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ड्यू टू विच ट्रेन डज नॉट एक्चुअली इन कॉन्टैक्ट विथ ट्रैक। ठीक है ना, ट्रेन का जो ट्रैक होता है ना, जिसको हम पटरी कहते हैं बच्चों, ठीक है, ये ऐसा ट्रैक होता है। ठीक है, अब इस पे जो व्हील्स है ना बच्चों, व्हील्स, ये व्हील्स नॉर्मल ट्रेन का जो व्हील्स है ऐसे कांटेक्ट में होता है इसके। ठीक है, ये भी मेटल का होता है, ये भी मेटल का होता है। ठीक है, तो अब ये दोनों का कांटेक्ट होगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, और बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा। लेकिन लेविएटेड मतलब इसको फ्लोटेड रखना है हमें, कुछ अरेंजमेंट होती है, ये आपको 12th में पढ़ना है। इस वजह से क्या होता है, जो आपके ट्रेन का व्हीकल है, मतलब जो चाक घूम रहा है, वो थोड़ा सा ऊपर घूमेगा। ठीक है, मतलब वो फ्लोट रहेगा, एयर में फ्लोट रहेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, मतलब ये दोनों के बीच में कांटेक्ट, चलो मैं ज्यादा ऊपर दिखा देता हूं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो इस तरह से ये उस पे फ्लोट करेगा, मतलब बीच में एयर होगी इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन। अब कैसे इसको ऊपर उठाते हैं वो हमारे टॉपिक का कंसेप्ट नहीं है, हमें क्या सीखना है, इसके बजाय अगर हमने ऐसा कर दिया तो इसमें फ्रिक्शन कैसा होगा, कम होगा, बिकॉज एक्चुअल यहाँ पर कॉन्टेक्ट होगा क्या, नहीं। तो ऐसे ट्रेन को क्या कहते हैं, मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन। ठीक है ना, देर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन ट्रेन एंड द ट्रैक, देर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन ट्रेन एंड ट्रैक, लिख दिया हमने, वो कॉन्टैक्ट नहीं होता। ओनली एयर इज प्रेजेंट बिटवीन देम, सो देर इज लेस फ्रिक्शन। तो ओनली एयर इज प्रेजेंट, ओनली एयर इज प्रेजेंट, ओनली एयर इज प्रेजेंट बिटवीन ट्रेन एंड ट्रैक, ट्रेन एंड ट्रैक। अब वो कैसे करते हैं ये हमारा टॉपिक नहीं है, ट्रेन एंड ट्रैक। ओके, ओनली एयर इज प्रेजेंट बिटवीन ट्रेन एंड ट्रैक, हेंस फ्रिक्शन इज लेस, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन इज लेस। फ्रिक्शन कैसे हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन। क्या कहते हैं बच्चों, मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन। ठीक है, चलो पॉज करके नोट कर लो, मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन, मैग्नेटिकली लेविएटेड ट्रेन। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट बच जाता है हमारा, उसके बाद कुछ नोट्स लेंगे और ये लेक्चर को खत्म करेंगे बच्चों। लास्ट पॉइंट है बच्चों, लास्ट पॉइंट है बच्चों, स्ट्रीमलाइनिंग रिड्यूसेस फ्लूइड फ्रिक्शन। पॉइंट नंबर 5, स्ट्रीमलाइन रिड्यूसेस फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन तो समझता है ना आपको, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस के अंदर का जो फ्रिक्शन होता है, स्ट्रीमलाइन के वजह से रिड्यूस होता है। बहुत इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट है। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट विथ स्पेशल कर्व्ड शेप। दिख रहा है बच्चों, लाइट चलेगी। एन ऑब्जेक्ट विथ स्पेशल कर्व्ड सरफेस, देख लो, एन ऑब्जेक्ट विथ special curved surface, an object with special curved surface या फिर स्पेशल कर्व्ड शेप, सॉरी बच्चों, एन ऑब्जेक्ट विथ स्पेशल कर्व्ड शेप such that fluid friction on it is minimum, such that fluid friction on it is minimum, is called स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्ट। स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज है। जब भी ऑब्जेक्ट आपका
लिक्विड्स में से फ्लो होता है, तो क्या होता है बच्चों, अगर आपकी जो वेल मतलब कोई सपोज ऐसी लेंदी मछली है बच्चों, सपोज ऐसी ऐसी मछली है इस तरह की, तो ये ऐसे मूव नहीं होती वाटर में, ये क्या हो जाती है, ऐसे कर्व मूव होती है। क्या होती है, ऐसे कर्व मूव होती है। ऐसे कर्व मूव होने से क्या हो जाएगा, कर्व मूव होने से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम होता है, फ्लूइड का फ्रिक्शन कम होता है। एंड ऑब्जेक्ट विथ स्पेशल कर्व्ड सरफेस, तो ऐसा बेंड सरफेस होगा उसका, कर्व्ड सरफेस से अगर मूव करेगी वो, तो फ्रिक्शन कैसे होगा, कम होगा। कभी भी वो ऐसे जंप नहीं करती, ऐसे कर्व जंप करती है, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट विथ स्पेशल कर्व्ड शेप, उसका शेप जैसे होता है ऐसे नहीं होता स्ट्रेट, कर्व करती है वो, फ्लेक्सिबल शेप होता है उसका शेप, सच दैट फ्लूइड फ्रिक्शन ऑन इट इज मिनिमम, इज कॉल्ड एज, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट। अगर आपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रीमलाइन कर दिया तो फ्रिक्शन कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नाउ डेज many vehicles and aeroplane, all the objects are giving shape like this, that is called as streamlined shape। उसको क्या कहते हैं, streamlined shape कहते हैं। तो streamlined shape मतलब क्या होता है, स्पेशल कर्व सरफेस होता है जिससे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो नोट को हम रहने देंगे बच्चों, इस लेक्चर को करते हैं यहीं पर समाप्त। लाइट का प्रॉब्लम है, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।